नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड स्पीकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। देहरादून में सुरक्षा को लेकर पुलिस की सख्त घेराबंदी है। 20 चिन्हित पॉइंट्स पर दिन रात सघन चेकिंग चलेगी। बैरियर लगाकर संदिग्धों और वाहनों की होगी सघन जांच। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर तय होगी जिम्मेदारी। देहरादून में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। शहर में 20 चेकिंग पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जहां दिन रात सघन जांच के निर्देश दिए गए। बैरियर लगाकर वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जाएगी। बैरिकेड किया जाएगा। अधिकारियों की लापरवाही पर जिम्मेदारी तय होनी है। इस अभियान का उद्देश्य आम जनता में सुरक्षा का भरोसा, विश्वास बढ़ाना है और अपराधियों पर सख्त नजर रखनी है। पुलिस ने इसे प्राथमिकता के तौर पर लागू किया है। 20 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। दिन रात सघन जांच के निर्देश दिए गए हैं। जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़े, इसको लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। बैरिकेड क्या क्या है, वाहनों की चेकिंग की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ अभियान है? शहर में कहां-कहां 20 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं? किस तरीके से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी? क्या कुछ चुनौती है पुलिस प्रशासन के सामने? श्रुति, देखिए, जिस तरीके की परिस्थितियां अभी उत्तराखंड में बनी हुई है और विगत 16-17 दिनों में जो है लगभग 5 हत्याएं यहाँ पर हुई, तो उसके चलते जो है अब कहीं ना कहीं सुरक्षा का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। और नए एसएसपी राजधानी देहरादून में जो तैनात किए परवीन डोभाल, वो पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन ही चार्ज लिया उस दिन से ही उन्होंने कड़ी सख्ताई यहाँ पर कर दी है और तमाम जगह जो है पुलिस के पहरे बढ़ा दिए गए हैं। और अब जो है राजधानी देहरादून के चारों ओर 20 जगह ऐसे चेकिंग अभियान बनाए गए हैं, जहां से कि बाहरी लोगों की एंट्री होती है या अन्य जो जनपदों से जुड़े हुए या अन्य राज्य से जुड़े हुई जो सीमा है वो बिल्कुल पैक करने के मूड में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जहाँ जिस तरीके से तमाम जगह आप चेकिंग शुरू कर दिया, 20 जगह चिन्हित करके ये दिन रात वहाँ पर चेकिंग चल रही है, क्योंकि अभी भी विक्रम शर्मा, जिनकी की अभी हाल ही में हत्या हुई थी, उनके जो हत्यारे हैं उनको अभी पकड़ा नहीं गया है। जहाँ पूरे चाहे नेपाल हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, यहाँ पर भी पुलिस की टीमें गई हुई है, तो वहीं राज्य में पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और दिन रात चेकिंग चल रही है, ताकि जल्द से जल्द हथियारों को पकड़ा जाए और भविष्य के लिए भी जिस तरीके की घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए जो कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। और ये तमाम 20 जगह जो चिन्हित गई है, चाहे आशा रोड़ी का इलाका हो या जो किसान इलाका है, और चाहे नारसन का बॉर्डर हो, उसके साथ ही देहरादून में भी तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर की ये चेक पोस्ट बनाए गए हैं और पूरी तरीके से सघन अभियान चल रहा है। एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, दिन हो रात हो, 24 घंटे जो है पूरा पहरा यहाँ पर दिया जाएगा। और जिस तरीके से परवीन डोभाल यहाँ एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका लाभ आने वाले दिनों में मिल सकता है। लेकिन देखिए, बीते दिनों भी पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। अब विपक्ष ये कह रहा है कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी सही तौर पर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आला अधिकारियों की तरफ से जो वरिष्ठ अधिकारी है वो ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन के अधिकारियों की अगर लापरवाही सामने आती है तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। क्या कुछ उन पर एक्शन लिया जाएगा, उसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से? मदद श्रुति, देखिए, जिस तरीके की परिस्थितियां विकट दिनों में बनी है, निश्चित रूप से ये लाजमी था कि पुलिस प्रशासन पर सवाल उठेगा, क्योंकि 16 दिनों में 5 हत्याएं तो कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर इसमें पुलिस प्रशासन की नाकामी यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ उन्होंने सभी केसों को सॉल्व किया है, उसकी भी कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी। हालांकि ये जो लास्ट वाला मर्डर अभी विक्रम का हुआ है, उसको अभी सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन उसके लिए भी पूरे जाल बिछाए जा चुके हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम के सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस प्रशासन को भी कड़े आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और राज्य की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने, देखिए, पुलिस प्रशासन को बेहद सख्त आदेश दिए गए हैं कि आप किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं मानी जाएगी, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उन पर भी
अब कार्रवाई की जाएगी। अब बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो 20 चेकिंग पॉइंट्स है जहां पर सघन चेकिंग की जा रही है। अब आपको सीधे ले चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। उपयोग करूंगा तथा यात्रियों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने वाहन की नियमित जांच करूंगा ताकि वह सड़क पर सुरक्षित रूप से चलने योग्य बना रहे। मैं सड़क पर पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों, बुजुर्गों, बच्चों एवं दिव्यांगजनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखूंगा। मैं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूकता फैलाऊंगा और सड़क सुरक्षा एवं नशा मुक्ति का संदेश समाज तक पहुंचाऊंगा। मैं यह संकल्प अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के हित में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाने का वचन देता हूं। जय हिंद। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री एंड साथ में उनके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। खबरों बढ़ते आगे, उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए नई पहल। प्रदेश में अब खेलों को समर्पित एक विशेष स्पोर्ट्स स्कूल भी खोले जाएंगे। फिट उत्तराखंड ऐप के जरिए स्पोर्ट्स और प्लेयर्स इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। युवाओं को भी ऑनलाइन प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अब एक नई पहल की शुरुआत की जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को खेलों को समर्पित स्पोर्ट्स स्कूल खोलने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि छोटी उम्र से बच्चों को एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा सके। वहीं इसके साथ ही एक जनपद एक खेल योजना को आगे बढ़ाने और फिट उत्तराखंड ऐप के जरिए प्लेयर्स को ऑनलाइन कोचिंग देने की व्यवस्था पर भी खास फोकस रहेगा। राजधानी देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने के लिए एक नई सोच के साथ काम करना होगा। युवाओं को अब ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बेहद अच्छी पहल जो धामी सरकार करती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में खेलों को समर्पित विशेष स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे जिसमें बच्चे आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। कम उम्र से ही अगर उनका लगाव खेल में है तो उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक में हमारे 2027 में जो नेशनल गेम होने वाले हैं, 2030 में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, 2036 में जो हमारे ओलंपिक होने वाले हैं, उसके तैयारियों के निमित्त किस प्रकार से विभाग अपने स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे हम और एक्सेलेंसी की ओर ले जाएं, उसमें हम क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं या हमें करना चाहिए, या जो हमारा गैप है उसे हमें कैसे फुलफिल करना चाहिए, उसको लेके आज चर्चा हुई है। जिसमें कुछ निर्णय जो है आज मेरी ओर से विभाग को दिए गए हैं, जिसमें हमने ये अपेक्षा करी है कि हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट पे काम करें, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन लगातार बने हुए हैं। मदन, उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक बेहद अच्छी पहल की जा रही है, कैसी शुरुआत करनी है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, क्या कुछ तैयारी?
हाँ श्रुति, देखिए उत्तराखंड में जो है अब खेल प्रतिभाएं उभरने लगी है। और जिस तरीके से विगत वर्ष यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की गई थी और उस समय उत्तराखंड का जबरदस्त यहाँ पर प्रदर्शन रहा, उसके बाद से कहीं ना कहीं, और चाहे वो युवाओं में देखे या फिर जो शासन प्रशासन है, वो भी ये चाह रहे हैं कि अब जो एक नया प्लेटफॉर्म जो है युवाओं को दिया जाए। जिस तरीके से प्रतिभा उभर रही है, इनको पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसके लिए जो है मंत्री रेखा आर्य दिन भर तत्पर भी दिखाई दे रही है। और कल जो बैठक हुई है उसमें तमाम निर्णय ऐसे लिए गए हैं जिसमें कि स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जो स्पोर्ट्स कॉलेज है उत्तराखंड में, 14 स्पोर्ट्स कॉलेज है, उनको स्पोर्ट्स स्कूलों में बदला जाए, ताकि जो है छोटे बच्चे इसकी शुरुआत कर सके और शुरुआत से ही जो है खेलों के प्रति उनकी रुचि दिखे। और उसके साथ ही जो उत्तराखंड फिट ऐप जो है उसमें रजिस्ट्रेशन कराए, ताकि वो ऑनलाइन भी इसकी कोचिंग ले सके, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। और कई हजारों की संख्या में लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन भी किया है, खिलाड़ियों ने उसमें रजिस्ट्रेशन भी किया है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ा, लेकिन ऑनलाइन प्लेयर्स को ट्रेंड करना, मदन, ये कितना टफ होगा? जब हम आउटडोर गेम की बात करते हैं वहां पर ऑनलाइन ट्रेनिंग, इसके लिए क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है और क्या कुछ चुनौती है सरकार के सामने, अधिकारियों के सामने? हाँ, निश्चित तौर पर ऑनलाइन किसी को सिखाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक खाका तैयार किया गया है राज्य सरकार की तरफ से और खेल विभाग की तरफ से, ताकि जो ऐसे बच्चे हैं जो ये सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, वो जो है ऑनलाइन, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है और तमाम चीजें बच्चे युवाएं सीख रहे हैं। तो उसी क्रम में एक ये नई पहल की गई है कि बच्चों को अगर कोचिंग लेनी है तो तमाम कोचेस यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और जब भी आपका कोई सवाल रहेगा या आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए या किस तरीके से वो ट्रेनिंग करनी है, किस तरीके से खेलना है, ये तमाम चीजें उसके लिए एक पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। और जिस तरीके से मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि जल्द से जल्द इसकी शुरुआत भी हम लोग करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से एक जनपद एक खेल, ये भी एक योजना चलाई जा रही है जिसमें कि कोई भी एक खेल है उसको पूरी मजबूती से सिखाया जाएगा और बचपन से लेके जो इसकी तैयारियां की जाएगी। तो एक बड़े लेवल पे जो है खेल के प्रति समर्पित दिखाई दे रहा है खेल विभाग। और निश्चित रूप से ये उम्मीद की जा रही है, जिस तरीके के परिणाम सामने निकल के आ रहे हैं, उत्तराखंड जिस तरीके से तमाम जगह से मेडल ला रहे हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो ये पहल है ये कहीं ना कहीं और ज्यादा रंग लाएगी और जो खिलाड़ी वंचित रह जाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं मौका आगे मिलेगा। जी देखिए, इस राज्य में, उत्तराखंड में खास तौर पर स्कूल खोले जाएंगे जो कि स्पोर्ट्स के लिए होंगे। अब इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कब तक ये प्रस्ताव तैयार हो जाएगा मदन? और स्कूल खोलने के बाद क्या कुछ खास तैयारी है, या फिर जो छात्र हैं इस स्कूल को लेकर, इस प्रस्ताव को लेकर कितने उत्साहित है मदन? श्रुति, देखिए मैं आपको एक जानकारी ये भी दे दूं कि उत्तराखंड में अभी 14 स्पोर्ट्स कॉलेज है जहां पर कि बच्चे 6th क्लास से लेकर 12th तक पढ़ते हैं और वहीं पे वो रहते हैं, वहीं पे खेलते हैं। तमाम ग्राउंड्स बने हुए हैं। वो जो स्पोर्ट्स कॉलेज है उनको स्पोर्ट्स स्कूल में बदलने की तैयारी चल रही है कि अब जो है बच्चे जब 5 और 6 साल के हो तो तब से ही कक्षा 1 से ही वो खेल के प्रति उनको जागरूक किया जाए और उनको वहां पर इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चे वहीं पे रहेंगे, वहीं पे जो है उनकी व्यवस्था की जाएगी। तो जो स्पोर्ट्स कॉलेज है उसको स्पोर्ट्स स्कूल में बदलने की ये तैयारी चल रही है, जिसकी दिशा निर्देश मंत्री रेखा आर्य ने दे दिए हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि 1 साल में जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और निश्चित तौर पर जो छोटे बच्चे उनको भी अवसर प्राप्त होंगे। कितने स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे, क्या कुछ उसकी संख्या बताई जा रही है? इस स्पोर्ट्स स्कूल में क्या कुछ सुविधाएं होंगी जो छात्रों को दी जाएंगी? किस तरीके से ट्रेनिंग मुहैया कराई जाएगी मदन? देखिए श्रुति, जो राज्य में अभी संचालित 14 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं उन्हीं को स्पोर्ट्स स्कूलों में बदला जाएगा, क्योंकि वहाँ पहले से पूरा खाका तैयार है, वहाँ पे पूरे ग्राउंड तैयार है और वहाँ पर पहले से ही जो है रेजिडेंस की व्यवस्था है, बोर्डिंग की व्यवस्था है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको उनके लिए भी वहाँ पर अब इंतजाम किए जाएंगे और उसके साथ ही क्योंकि बच्चे छोटे रहेंगे तो उनकी देख रेख के लिए वहाँ पर और अधिक कर्मचारी भी लगेंगे। तो ये एक तमाम व्यवस्था है जो अभी बन रही है ताकि जो है बच्चे वहाँ पर सुरक्षित रहे। और निश्चित तौर पर क्योंकि बड़े जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे अपने आप को नहीं संभाल सकते, क्योंकि अगर 6ठी क्लास से आप कक्षा 1 से शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो है
बच्चों की देखने के लिए भी तमाम इंतजाम करने होंगे। इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अगर एक उम्मीद जिस तरीके से बिल्कुल जगाई है आसान नहीं होगा, खेल लेकिन विभाग जो ने, खेल भावना है उसको जागृत करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जो बच्चे खेल में बेहद इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए एक राहत की और एक अच्छी खबर सरकार क्योंकि प्रस्ताव पेश करेगी। तो स्पेशल स्पोर्ट्स स्कूल है उससे बनाया जाएगा। इसमें तमाम जो ट्रेनिंग है बच्चों को छोटी उम्र से ही दी जाने लगेगी। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में कांग्रेस के राजभवन घेराव को लेकर सियासत तेज है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए संघर्ष की राजनीति करना भूल गई है और केवल सुख भोगने का काम जानती है। उन्होंने प्रदर्शन में जुटाई गई तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम पर भी सवाल उठाए। मंत्री का आरोप है कि अधिकतर राज्य से बाहर के लोग थे, जिसके चलते कार्यक्रम समय पर जिसकी शुरुआत नहीं हो पाई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। हालांकि इसी प्रदर्शन को लेकर अब उत्तराखंड में सियासत अपने चरम पर है। 27 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले कांग्रेस का राजभवन में इस तरीके से हल्ला बोल करने की ये तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल है। अब कांग्रेस की तरफ से ये भी प्लानिंग है कि वो 90 दिन तक इस पूरे अभियान को चलाएगी और बारी बारी से सरकार के तमाम कामों को लेकर जनता के बीच जाएगी, उसकी विफलता को बताया जाएगा। जहां कहीं भी नगर निगम क्षेत्र में पोस्टर बैनर लगते हैं, उसमें नगर निगम की अनुमति या जो संबंधित एजेंसी को कांटेक्ट मिला हुआ हो, शायद वो जरूरी होती है। अगर ऐसे में कहीं हटे हैं तो नगर निगम का उनका बीच का विषय है। जहां तक सरकार की बात है, सरकार उनके स्वागत के लिए तैयार है। मैंने कहा ना कि जब 1 बजे तक लोग इकट्ठे न कर पाए हों और जबकि ये कहा जा रहा था कि पूरे प्रदेश के लोग आएंगे और ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा, तो मुझे तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और मैंने जैसा कि अभी LIU की जानकारी थी कि कुछ एक वर्ग विशेष के लोग वहां पर ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। तो चलिए खबरों बढ़ते आगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे और इसी क्रम में जसपुर विधानसभा क्षेत्र के काव्य बैंक दल में भव्य हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा। कांग्रेस के मुख्य वक्ता और विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रचारक साध्वी प्राची का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। सम्मेलन में शिरकत करने से पहले वे भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खड़क सिंह चौहान के आवास पर पहुंची। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साध्वी प्राची का भव्य स्वागत किया गया है। 2014 से पहले का इतिहास उठाइए। जो लोग हिंदुस्तानियों को वीजा नहीं दे रहे थे ना, वो लोग कहने लगे थे मोदी जी के बैठते ही कि आजा जीजा ले जा वीजा खा जा पी जा। धन्यवाद। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। डोईवाला नगर पालिका परिषद सभागार में हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत के अंतर्गत प्लान फाउंडेशन के सहयोग से स्वच्छता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें स्वच्छता वाहिनियों और सुपरवाइजर्स ने भाग लिया है। कार्यशाला में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 2026 और सोर्स सेग्रीगेशन पर चर्चा हो गई। आगामी 45 दिनों के लिए IEEC टीम गठित करने का फैसला लिया गया है, जो 31 मार्च 2026 तक घर घर जाकर जन जागरूकता अभियान चलाएगी। अधिशासी अधिकारी ML शाह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 45 दिन तक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो देहरादून में शुरू होने वाले प्रशिक्षण अभियान को लेकर प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्तरीय कार्यशाला में केंद्र से ट्रेनिंग टोली का एक सदस्य शामिल होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कार्यशाला की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। पूरे दिन PPT के माध्यम से विभिन्न विषयों पर लोगों को ट्रेंड किया जाएगा। इसमें प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला स्तर की प्रशिक्षण टोली भाग लेगी।
प्रदेश की जो कार्यशाला है उसमें केंद्र से जो प्रशिक्षण अभियान के उस टोली के एक सदस्य हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं और उनके अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे संगठन मंत्री जी ये तो रहेंगे ही। इनकी अध्यक्षता में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा और उसके बाद जो आने वाले लोग हैं जिनको कार्यशाला को ग्रहण करना है, जो वहाँ के टॉपिक हैं, जो पीपीटी है, उसके द्वारा बहुत सारे विषय पूरी कार्यशाला में, पूरे दिन भर की कार्यशाला में बताए जाएंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।